गाइस, स्टोरी में दिखाए गए सब कैरेक्टर और सीन जगह सब इमेजिनेशन है, काल्पनिक रूप से एक स्टोरी इमेजिनेशन स्टोरी है और स्टोरी को मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इससे किसी भावनाओं और लोगों को ठेस नहीं पहुंचती है। चलो शुरू करते हैं स्टोरी। अभय की बेदर्दी, अरमान का धोखा। बनारस। कौन हो तुम माया? अभय के इस सवाल को सुन माया का चेहरा पसीने से लस्त हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या जवाब दे, क्योंकि वो जानती थी कि अभय अब भी उसकी एक ऐसी सच्चाई से वाकिफ नहीं है जो कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है और इस हिस्से को वो अभय से छुपा रही है। शायद वो ये गलत कर रही है, लेकिन न जाने क्यों पर उसमें हिम्मत थी ही नहीं इतनी बड़ी सच्चाई अभय को बताने की। जवाब दो माया, क्योंकि अगर मैंने अपने तरीके से पता किया तो शायद अच्छा नहीं होगा। अभय की आवाज बेहद सख्त हो गई थी। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं वही हूँ जो आपके सामने हूँ। झूठ। अभय चीख उठा। एक पल को माया भी उसकी चीख सुन चिहुक उठी। कि तभी अभय ने बेहद मजबूती से माया की बाजू को पकड़ा और उसकी आंखों में देख अपने दांत पीसते हुए कहा, झूठ बोलती हो तुम। माया अभय की आंखों में देखती रह गई। अभय की आंखें इस वक्त अंगारे उगल रही थी। इधर अभय के जबड़े कस गए और उसने कहा, तुमने अकेले 10 लोगों को मार डाला और तुम कहती हो कि तुम वही हो जिसे मैं जानता हूँ। जिस माया को मैं जानता हूँ वो कमजोर है और इतनी ताकतवर बिल्कुल नहीं जो अकेले इतने सारे आदमियों का सामना कर पाए, लेकिन तुमने ये कर दिखाया। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? हाँ, कहाँ से सीखी तुमने फाइटिंग? और क्यों? अभय की आवाज हर पल बढ़ती ही जा रही थी और बेहद गर्म और भारी होती जा रही थी। मेरी बात तो समझने की कोशिश कीजिए आप। मैं सच कह रही हूँ। मैंने कहा ना माया, अब अगर तुमने झूठ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहते ही अभय बेहद ही आक्रोश में आ गया और माया उसके गुस्से को देखती ही रह गई। याद रखना माया, मुझसे हकीकत जितनी छिपाओगी, मुझसे उतनी ही दूर होती जाओगी। अभय के कहे इन शब्दों को सुन माया का दिल कांप उठा। अभय से ही दूर होने के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकती थी कि तभी उसने कुछ कहने की कोशिश की, कम से कम एक बार मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है माया, सिर्फ तब तक जब तक तुम मुझे सच्चाई बताने को राजी नहीं होगी। ये कहते ही अभय ने एक झटके में माया की बाजू को छोड़ा, जिससे वो गिरते गिरते बची और यहाँ अभय कमरे से जाने से पहले एक आखिरी दफा बोला, मुझे उम्मीद है तुम हमारे रिश्ते को बर्बाद होने से बचा लोगी, वरना। अभय ने अपने शब्द पूरे नहीं किया और वहां कमरे से बाहर चला गया। उसके पीछे खड़ी माया सन रह चुकी थी। जो चीजें सिमट रही थी और जुड़ रही थी, वही चीजें अब फिर से टूटने की तादाद पे आ गई थी। माया के चेहरे पर किसी भी तरह के भाव नहीं थे। वो एक ऐसी सोच में पड़ गई थी जहां सिर्फ और सिर्फ उसे अंधेरा दिखाई दे रहा था कि तभी उसकी आंखों से आंसू की बूंद बहकर गालों पर लौट गई और वो जानती थी कि इस बार वो कुछ नहीं कर सकती इस रिश्ते को बचाने के लिए। कुछ भी नहीं। अंडरस्को अंडरस्को अंडरस्को। बैंगलोर। रात हो चुकी थी। आयशा परेशानी से पूरे कमरे में इधर उधर चक्कर काटे जा रही थी। वो बार बार अपने फोन में टाइम देखे जा रही थी और उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें साफ दिख रही थी कि तभी उसने घबराते हुए कहा, मान कहाँ रह गए? आखिर अब तक आए क्यों नहीं? ये सोचते सोचते आयशा अपना सर पकड़कर बिस्तर पर बैठ गई कि तभी अचानक से उसके कमरे का गेट नॉक हुआ। आयशा को उम्मीद थी कि ये अरमान ही होगा, इसलिए उसमें अचानक से जान आ गई और वो तुरंत वहां से उठ खड़ी हुई। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो दरवाजा खुलते ही उसे अरमान नहीं बल्कि जूलिया खड़ी दिखाई दी। जूली, आयशा ने बेहद ही बुझी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आयशा मैम, मैं तो आपको जूस देने आई थी। आप ही तो हर रात पीती हैं ना पाइनएप्पल जूस। जूलिया ने आयशा के लहजे को देख हैरानी के साथ कहा। जूलिया के इन शब्दों को समझ अब जाकर याद आया आयशा को कि जूली सच कह रही है। इधर आयशा ने कहा, लेकिन आज इतनी रात में आने की क्या जरूरत थी? मैं कल पी लेती ना। इतनी रात, ये क्या हो गया है आपको आयशा मैम? अभी रात के 8 बजे बजे हैं बस। ये सुनते ही आयशा को एक दफा फिर होश आया कि सच में इस वक्त सिर्फ 8 बजे बजे हैं। लेकिन अरमान की वजह से वो इतनी पागल हुई जा रही थी कि रात के 8 भी उसे ज्यादा लग रहे थे। इधर आयशा ने जूलिया के हाथों से बेमन से वो पाइनएप्पल जूस ले लिया और कहा, मैं पी लूंगी, तुम जाओ। कि तभी जूलिया ने जाने से पहले कहा, आप ठीक तो है ना आयशा मैम? मुझे परेशान लग रही हैं आप जब से यहाँ बनारस से वापस आए हैं। ये सुन आयशा ने कहा, मैं ठीक हूँ जूली, बस थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है। सर दर्द हो रहा है तो टैबलेट दूं या फिर? प्लीज जूली, आई एम फाइन, तुम जाओ। ये कहते ही आयशा ने दरवाजा बंद कर दिया। तो दरवाजे के बाहर खड़ी जूलिया हैरत भरे लहजे में खुद से ही बोली, कोई तो बात है जो आयशा मैम इतनी परेशान है। वही अंदर कमरे में आयशा का शरीर अब ढीली पड़ने लगा था। उसने वो पाइनएप्पल जूस अब भी अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। वो चुपचाप बिस्तर पर बैठ गई और पाइनएप्पल जूस की सिप लेने लगी। कि तभी अचानक से आयशा के फोन में एक मैसेज पॉप हुआ।
उस मैसेज की आवाज को सुन आयशा का दिल धक रह गया, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि ये मैसेज किसकी तरफ से हो सकता है। और उसने अपने कांपते हाथों के साथ फोन उठाया और जैसे ही देखा उसमें लिखा हुआ नाम तो उसका शक यकीन में बदल गया। वो कुछ वक्त पहले सोच ही रही थी कि ये कबीर का मैसेज हो सकता है, और अब जाकर ये सच साबित हो गया, क्योंकि मैसेज कबीर की तरफ से ही आया था। आयशा का चेहरा पसीने से लथपथ होने लगा था। वो अब भी कांप रही थी। उसने कांपते हाथों के साथ वो फोन हाथ में उठाया और कबीर के भेजे हुए मैसेज को ओपन करने लगी। इस दौरान उसके दिल की धड़कनें इस कदर तेज हो चुकी थी जिनकी कोई हद नहीं। आयशा खड़ी हो गई, पर ऐसा लग रहा था कि पैरों में कोई जान नहीं बची है। आयशा का चेहरा पसीने से ग्रस्त होने लगा था कि तभी उसने एक गहरी सांस लेकर खुद को समझाया, नहीं आयशा, मान कभी मुझे धोखा नहीं देंगे, कभी नहीं। आयशा ने मुश्किल खुद के दिल को समझाया और उसने पूरी तरह से खुद के दिल में ये बात बिठा ली कि अरमान कभी उससे झूठ नहीं बोलेगा। ये सोचते ही आयशा ने एक लंबी सांस ली, पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो डर नहीं रही थी। जिस्म में अब भी कपकपी थी। आयशा ने थूक निगला और आखिरकार कबीर के द्वारा भेजे गए मैसेज को ओपन किया। और कुछ ही पलों में आयशा के सामने कबीर का भेजा का गया मैसेज खुल चुका था। आयशा के चेहरे पर किस तरह के भाव थे इन्हें बयां कर पाना मुश्किल था। और तभी आयशा के हाथ में पड़ा हुआ वह जूस का ग्लास सीधा जमीन पर जा गिरा और दूसरे में पकड़ा हुआ फोन तक छूट गया। ग्लास के टूटने की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी और उन्हीं कांच के ऊपर उसका फोन आ गिरा। आयशा के चेहरे का रंग हल्का पड़ने लगा था कि तभी एक आंसू का कतरा बहकर उसके गालों पर लौट गया, जिसके साथ ही अगले ही पल वो घुटनों के बल जमीन पर जा गिरी। कंटिन्यू। अरमान का पेशेनेट टॉर्चर। रात का वक्त हो चुका था। मलिक मेंशन में इस वक्त काफी अंधेरा था। मात्र डिम लाइट जल रही थी, जिससे हल्की हल्की रोशनी पूरे मेंशन में फैली हुई थी कि तभी वहां किसी कार का आना हुआ। वो कार सीधा मलिक मेंशन के सामने आकर खड़ी हो गई, जिसमें से अरमान बाहर निकला। गाड़ी की चाबी ड्राइवर की तरफ फेंकने के बाद अरमान अंदर जाने लगा। अंदर पहुंचते ही वो जैसे ही ऊपर सीढ़ियों की ओर चढ़ने को हुआ कि तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम्हारा रूम नीचे है अरमान, ऊपर नहीं। ये आवाज सुन अरमान के कदम ठहर गए। उसके चेहरे पर इस वक्त किसी भी तरह के भाव नहीं थे कि तभी वो एक गहरी सांस लेकर मुड़ा और उसने अपने सामने शरद को खड़ा पाया। शरद सीधा अरमान के सामने आए और उन्होंने कहा, ऊपर क्यों जा रहे हो? क्या आप सच में मेरी जबान से सुनना चाहते हैं कि मैं ऊपर क्यों जा रहा हूँ? अरमान ने बिना किसी लहजे के कहा। अरमान, मैं जानता हूँ कि तुम आयशा के बारे में क्या सोचते हो और उसके लिए क्या महसूस करते हो, पर ये जरूरी नहीं कि तुम उसे पसंद करते हो तो इसका मतलब यही है कि तुम्हें उसके करीब होना जरूरी है। कम से कम उसकी उम्र तो हो जाने दो इन सब के लिए। शरद ने कहा, मेरे करीब जाने से उसकी उम्र नहीं रुक जाएगी डैड। डोंट वरी, नेक्स्ट ईयर हो 21 की हो जाएगी। बिना किसी के रोके अरमान ने कहा। अरमान, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ जो तुम, और मुझे मजाक पसंद भी नहीं है डैड। अरमान ने छूटते ही कहा, क्यों आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं? मैं तुम्हारी नहीं बल्कि आयशा की लाइफ के लिए कंसर्न हूँ, और उसके लिए कंसर्न होने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ये बात मैं आपको 1000 दफा समझा चुका हूँ, फिर क्यों नहीं समझना चाहते हैं आप? तुम मुझे कुछ भी समझाओ अरमान, पर एटलीस्ट उसे एडल्ट हो जाने दो। आई डोंट थिंक सो कि उसे अभी कुछ सही गलत की परख भी है। शरद की आवाज गुस्से में भरने लगी। ठीक यही गलती आपने सुहाना के लिए की थी और हमेशा उसे बच्ची समझते रहे। पर आपको तो कोई अंदाजा भी नहीं है कि आपकी उस कॉल्ड नादान बच्ची ने क्या क्या कांड किए हैं। अरमान ने ठंडी आवाज में कहा। कहना क्या चाहते हो तुम अरमान? वही जो आप सुन नहीं पाएंगे, अरमान ने छूटते ही कहा। और फिर उसने एक गहरी सांस लेकर अपने बालों पर हाथ घुमाया और कहा, एक आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझसे और आयशा से दूर रहिए। ये कहते ही अरमान तुरंत वहां से जाने लगा कि तभी पीछे से शरद ने कहा, आखिर तुम्हें मुझसे दिक्कत क्या है अरमान? क्यों हमेशा ऐसा बर्ताव करते हो मानो मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ? ये सुन अरमान के कदम एक जगह ठहर गए और कुछ पलों तक वो बिना मुड़े खामोशी के साथ खड़ा रहा कि तभी अरमान पलटा और उसने शरद की आंखों में आंखें डालकर एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, कान खोलकर सुन लीजिए मिस्टर शरद मलिक, आपने मेरे लिए सिर्फ एक काम अच्छा किया है और वो है आयशा को मेरी जिंदगी में लाने का। अनजाने में ही सही, पर आपके इस एहसान के लिए मैं मेहरबान हूँ। अरमान के ये नफरत में डूबे शब्द शरद सुनते ही रह गए। तभी अरमान ने आगे कहा, नाउ गो टू योर बेड, और अपनी मुंह बोली बेटी की फिक्र करना बंद कर दीजिए, क्योंकि उसके लिए मैं काफी हूँ। ये कहते ही अरमान वहां से चला गया तो वही शरद से जाते देखते ही रह गए। अरमान की इस नफरत की वजह शरद बखूबी जानते थे, लेकिन उन्होंने ये सोचा था कि एक न एक दिन तो अरमान उन्हें अपना ही लेगा, लेकिन वो दिन उन्हें इस वक्त किसी भी तरह से नजदीक आता हुआ नहीं दिख रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ ऊपर आयशा के कमरे का धीरे से दरवाजा खुला।
जिसके द्वारा बेशक अरमान का आना हुआ। कमरे में हल्का हल्का उजाला था। अरमान ने देखा आयशा इस वक्त चादर ओढ़े बिस्तर पर खामोशी के साथ लेटी हुई है। शायद सो भी रही थी। उसे कुछ पलों तक अरमान खामोशी के साथ देखता रहा और फिर उसने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया और उसे अंदर से लॉक कर दिया। आयशा के करीब आते हुए अरमान ने अपना ब्लेजर उतारकर सोफे पर फेंक दिया और फिर अपनी शर्ट की बाजू के बटन खोलते हुए स्लीव्स को कोहनी तक चढ़ाते हुए वो आयशा के सिरहाने आकर बैठ गया। आयशा का चेहरा दूसरी ओर मुड़ा हुआ था, लेकिन अरमान देख सकता था कि उसकी आंखें बंद है। उसे देखते हुए अरमान ने अपनी शर्ट के बटन खोले और फिर अपनी कमर में लिपटी बेल्ट खोलकर निकालने लगा। अरमान कुछ लम्हों तक आयशा को देखता रहा। उसने अपनी शर्ट भी उतार कर जमीन पर फेंक दी और तभी अचानक से उसने एक झटके में आयशा को अपनी गोद में उठा लिया, जिसके साथ ही आयशा की आंखें खुल गई। वो कांपते हुए अरमान की आंखों में देखने लगी। इधर अरमान उसे कहीं ले जाने लगा तो ये देख आयशा ने तुरंत कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारे सोने के ड्रामे को खत्म कर रहा हूँ। अरमान उसे वॉशरूम की ओर ले जाते हुए बोला। तो इधर आयशा हैरान रह गई, ये सोचकर कि भला अरमान को कैसे पता चला कि वो जाग रही थी। कुछ ही पलों में वो दोनों अंदर वॉशरूम के अंदर थे और तभी एक झटके में अरमान ने उसे शावर के नीचे खड़ा कर दिया। पानी नहीं चल रहा था अभी, इसलिए आयशा का बदन न भींगा। तो वही इस पल आयशा के चेहरे के भाव बेहद अलग थे। कुछ ऐसा लहजा जथा उसके चेहरे पर जिसे पढ़ पाना काफी मुश्किल था। अरमान ने अपने दोनों हाथ उसके शरीर की इर्द गिर्द डालते हुए दीवार पर टिका दिए। वही आयशा की पीठ दीवार से जा लगी। वो एकटक अरमान की आंखों में देखे जा रही थी और अरमान भी उसकी नजरों में देखे जा रहा था, जिसके साथ उसने कहा, कुछ है इन नजरों में आज जो मुझसे शायद छिपाया जा रहा है। ये सुन आयशा ने अपना थूक निगल लिया। वो यूं ही छुओ खड़ी उसकी आंखों के देखती रही और फिर उसने एक गहरी सांस लेकर अरमान की नजरों में झांकते हुए कहा, आप तो काबिल हैं नजरें पढ़ने में। पढ़कर बताइए ना। आयशा की आवाज भी आज जरा अलग सी लग रही थी। इधर अरमान ने अपने होंठ उसकी गर्दन के करीब बढ़ाते हुए कहा, हर चीजें बताने के लिए नहीं होती जान। ये कहते ही अरमान ने अपने होंठ आयशा की गर्दन के बेहद ही सेंसिटिव हिस्से पर रख दिए। पर आयशा ने इस बार अपने हाथ अरमान के सीने पर नहीं रखे, बल्कि वो अपने हाथों को यूं ही नीचे लटकाए रही और उसने कसके अपने हाथों की मुठियां जकड़ ली। उसने मजबूती के साथ आंखें बंद ली, जिसके साथ ही उसकी आंखों से एक आंसू का कतरा बहकर निकल गया। इस दफा आयशा के चेहरे पर किसी भी तरह की शर्म नहीं थी, बल्कि ये तो कुछ अलग से ही भाव थे जो न जाने कैसी दास्तान पाया कर रहे थे। अरमान के होंठ लगातार आयशा की गर्दन पर चलते जा रहे थे। साथ ही उसने अपने दूसरे हाथ से शावर खोल दिया। शावर से गिरती पानी की बूंदें उन दोनों के बदन को बेदर्दी के साथ भिगोने लगी। अरमान उसकी गर्दन पर बहती पानी को अपने होठों से चूमता जा रहा था और वही आयशा की आंखों से बहते आंसू अब शावर से गिरती बूंदों के साथ मिलते जा रहे थे। आयशा की पलकें अभी भी झुकी हुई थी और उसने अपनी मुट्ठी को इस कदर कर जकड़ रखा था मानो वो एक अजीब सी तड़प में हो। इधर अरमान अपने होठों को उसकी गर्दन से नीचे सरकते हुए उसके सीने तक ले जाने लगा। उसका हाथ आयशा की टॉप के अंदर चलने लगा। वो अपने हाथ से आयशा की कमर को सहलाते हुए उसकी सकर्ट के भीतर उस हाथ को डालने लगा और आयशा का दिल धक्का रह गया उसकी छून पर। अरमान के हाथ बुरी तरह से आयशा के जिस्म के हर एक हिस्से पर रेंग रहे थे और वही आयशा एक मूर्ति की तरह खड़ी रह गई थी। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे कि तभी अचानक से अरमान अपने दांतों से उसकी टॉप को कंधे से नीचे खिसकाने लगा। आयशा और अधिक कपकपा गई, पर इससे पहले आगे वो कुछ भी कहती कि तभी अरमान ने उसकी टॉप को उसके जिस्म से दूर निकाल फेंका और एक पल में अपने धधकते हुए होंठ उसने आयशा की इनरवियर से झांकते सीने पर टिका दिया। आयशा को बेतरतीबी के साथ चूमते हुए अरमान ने अपने होंठ उसके कानों के करीब बढ़ाए और अचानक से उसके कानों को बेहद जोर से काट लिया। आह! आयशा बुरी तरह से कराह उठी अरमान के इस पेशेनेट टॉर्चर पर, लेकिन उसकी आवाज घुट के रह गई जब अरमान ने अपने होंठ उसके होंठों पर धर दिए। और तभी आयशा के होंठों को पागलों की तरह चूमने के बाद अरमान ने छूटते ही किसी सनक भरे लहजे में कुछ ऐसा कहा जिसे सुन आयशा की रूह जम गई। जान, कबीर की याद आ रही है क्या? कंटिन्यूड। नीड एनी हेल्प बेबी? जान, कबीर की याद आ रही है क्या? अरमान के मुंह से इन शब्दों को सुनते ही आयशा की रूह ठंडी पड़ गई और उसके हाथ एक जगह थमे रह गए। इधर अरमान ने उसकी आंखों में अपनी नजरें गड़ाई और कुछ लम्हों तक खामोशी के साथ उसे देखता रहा। आयशा की नजरें भी अरमान की नजरों में डूबी हुई थी। आयशा कोशिश तो बहुत कर रही थी कि वो अपने अंदर भरे डर को चेहरे पर न आने दे, लेकिन अरमान के सामने हमेशा ये सब काफी मुश्किल हो जाता था उसके लिए। उधर अरमान ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बेहद ही भारी और ठंडी आवाज में कहा, जवाब दो आयशा, कबीर की याद आ रही है? ये सुन आयशा एक दफा फिर कांप उठी कि तभी उसने कहा, आप ये क्यों कह रहे हैं? इस सिर पर अरमान के होंठों के किनारे उड़ गए। वो कुछ पलों तक चुप खड़ा रहा कि तभी उसने आगे कहा, मुझे लगा शायद तुम मिस कर रही होगी उसे।
आफ्टर ऑल काफी मदद की है तुम दोनों ने एक दूसरे की। हम ये सुन आयशा की जान में जान आई। वरना कुछ वक्त पहले तक तो वो ये समझ बैठी थी कि अरमान सब कुछ जान चुका है और इस बार वो फिर से हार जाएगी। लेकिन अब वो बहुत निश्चित हो गई थी क्योंकि अब उसे एहसास हो गया था कि अरमान इस वक्त इस बारे में नहीं जानता है कि कबीर और उसके बीच क्या हुआ है। आप उस शख्स का नाम क्यों ले रहे हैं जिससे अब मेरा कोई लेना देना नहीं? आयशा ने हिम्मत करके कहा। पर वो शख्स तुम्हारी जिंदगी में दखलंदाजी करने तो आया था ना। और आज मैं बस ये जानना चाहता था कि कहीं तुम अब भी तो उसे याद नहीं करती। अरमान ने खामोश आवाज में कहा। तो इस पर आयशा ने अरमान की आंखों में आंखें डालकर कहा, नहीं। जिससे अब मेरा कोई रिश्ता नहीं भला उसे क्यों याद करूं? ये सुन अरमान के होठों के किनारे मुड़ गए। उसने अपना हाथ आयशा के चेहरे से उसकी गर्दन पर बढ़ाया और फिर उसकी गर्दन को सहलाते हुए आयशा के होठों को देख बोला, चलो मान लो एक दिन कबीर फिर से तुम्हारी जिंदगी में आता है और तुम्हें मेरे बारे में कुछ कहता है, जैसे कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ या कुछ गलत कर रहा हूँ। तो फिर तुम क्या करोगी? एक तरफ अरमान की ठंडी उंगलियां आयशा के बदन पर चलती जा रही थी तो वही उसके किए गए ये चंद सवाल। ये दोनों चीजों मिलकर आयशा के जिस्म में सिर्फ और सिर्फ सनसनी फैलाने का काम कर रही थी। बोलो जान, अरमान ने कहा। जिसे सुन आयशा छूटते ही बोल उठी, मैं नहीं करूंगी उस पर यकीन। ये कहते हुए आयशा की आंखों में आंसू आ गए, जो शावर से गिरती पानी की बूंद के बीच कहीं छिपते जा रहे थे और इसी के साथ आयशा के दिमाग में वो लम्हा गूंज उठा जब उस दिन कबीर ड्राइवर के भेष में उसके सामने आया था और उसने अरमान के खिलाफ न जाने कितने शब्द कहे थे पर इसके बावजूद आयशा ने उस पर यकीन न किया। आयशा का जवाब सुन अरमान के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई कि तभी आयश ने आगे के शब्द कहे, मैं नहीं करूंगी उस पर यकीन। सिर्फ तब तक जब तक सबूत आपके खिलाफ ना हो। ये सुन अरमान की नजरें आयशा के चेहरे पर ठहर गईं। उसने अपने अंगूठे से आयशा के होंठों को सहलाते हुए कहा, सबूत झूठे भी तो हो सकते हैं। एक सबूत झूठा हो सकता है, पर सब तो नहीं ना। आयशा ने तुरंत जवाब दिया। तो इस पर अरमान कुछ समय तक खामोश खड़ा उसे देखता रहा। आयशा भी एकटक अरमान की आंखों में देखे जा रही थी। इधर अरमान ने अपना हाथ उसकी कमर में फंसाया और उसकी कमर को बेहद ही सेंसेशनल तरीके से छूते हुए उसने कहा, मुझे मेरा जवाब मिल गया। ये कहते ही अरमान ने बेतरतीबी से आयशा के होंठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। तो वही आयशा आज अरमान के टच से सिहर नहीं, बल्कि तड़प रही थी। अरमान के हाथ उसके पूरे बदन पर रेंगने लगे कि तभी आयशा ने कहा, मुझे मुझे नींद आ रही है। ये सुन, हरकत करते हुए अरमान के होंठ अचानक से रुके। वो कुछ पलों तक एक जगह थमा रहा और फिर उसने धीरे से आयशा का चेहरा देखा जो पहले से ही उसकी नजरों में देख रही थी। इधर अरमान ने कुछ समय तक उसका चेहरा देखते रहने के बाद उसने अपने होंठों से आयशा के माथे को बेहद ही जज्बातों के साथ चूम लिया। तो वही न जाने क्यों पर इस बार आयशा का दिल तड़प उठा जब उसने अरमान के होठों को अपने माथे पर महसूस किया। उसने कसके अपनी आंखें बंद कर ली जिसके साथ ही उसकी आंखों से आंसू झरझर बह गए। अरमान उसके माथे को चूमकर उससे अलग हुआ और उसने कहा, जाओ एंड चेंज योर क्लोथ्स। ये कहकर अरमान उससे दूर हो गया। वहीं आयशा कुछ समय तक एक जगह जड़ खड़ी रह गई और फिर वो बिना अरमान से नजरें मिलाए वॉशरूम से बाहर चली गई। लेकिन अरमान एक नजरें आयशा से तब तक नहीं खड़ी जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसके जाते ही अरमान के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान ने दस्तक दे दी। जान जान जान, ये बोलते हुए अरमान किसी साइको की तरह हंस पड़ा। और शायद किसी को इस बात की खबर नहीं थी कि उसके जहन में चल क्या रहा है। दूसरी तरफ बेंगलुरु के ही किसी नाइट क्लब में एक लड़की नशे में धुत थी। उससे चला तक नहीं जा रहा था कि तभी उसके पास दो लड़के से संभालने के लिए आए और उन्होंने उस लड़की को देखकर कहा, नीड एनी हेल्प बेबी, जस्ट गेट लॉस्ट। उस लड़की ने छूटते ही कहा। वो दोनों लड़के आपस में एक दूसरे को देखने लगे उस लड़की के तेवर को देखने के बाद कि तभी उनमें से एक लड़के ने कहा, टैंट्रम्स हम। ये कहते ही वो लड़का जैसे ही उस लड़की के पास आकर उसे छूने को हुआ कि तभी उस लड़की ने एक झटके में अपने घुटने मोड़कर उनमें से एक लड़के की जान के बीचों बीच दे मारा। वो लड़का दर्द के मारे कराह उठा। तो वहीं दूसरी तरफ वो दूसरा लड़का था भी इस नज़ारे को देखता रह गया कि तभी वो लड़की उस दूसरे लड़के के पास आती और एक झटके में उसने उसके कानों के नीचे एक जोरदार तमाचा रसीद दिया जिससे उसके कानों से खून तक निकलने लगा। इधर वो लड़का इससे पहले कि खुद को संभाल पाता कि तभी एक और झन्नाटेदार थप्पड़ उसके कानों के नीचे चिपक गया और पल भर में उस एक अकेली लड़की ने उन दोनों को नाक चने बिनवा दिए, जबकि वो नशे में थी इसके बावजूद। कि तभी वो लड़की उन दोनों कराह रहे लड़कों को देख अपने हाथ झाड़ते हुए बोली, ब्लडी मोटार्स। सुहाना मल्लिक को छुई मुई समझ रहे थे। हाँ, ये और कोई नहीं बल्कि सुहाना थी। उसने इस वक्त ब्लैक कलर की एक हॉट ड्रेस पहनी हुई थी और दिखने में वो बेशक कमाल लगती थी।
उन दोनों लड़कों की दुर्दशा कर देने के बाद वो जैसे ही वहां से जाने को हुई कि तभी उसे पीछे से एक आवाज आई, सुहाना। ये आवाज सुनते ही सुहाना के कदम रुक गए और उसने आंख बंद कर एक फ्रस्ट्रेशन से भरी सांस ली। वो धीरे से बेहद ही चिढ़न के साथ मुड़ी, मानो उसे पता हो कि ये कौन है। इधर वो जैसे ही पलटी की तभी उसे अपने सामने कोई और नहीं बल्कि शौर्य खड़ा दिखाई दिया। शौर्य ने एक झटके में सुहाना का हाथ पकड़कर कहा, चलो यहाँ से, अभी। सुहाना को ये बात जरा भी मंजूर नहीं थी कि कोई उसके ऊपर ऑर्डर चलाए। इधर शौर्य उसकी कलाई पकड़कर उसे खींचते हुए वहां से ले जाने लगा कि तभी पीछे से सुहाना ने एक झटके में अपनी कलाई छुड़ाई और शौर्य को उंगली दिखाते हुए बोली, डोंट यू डरे टू ऑर्डर मी शौर्य। और तुम क्यों मेरे बॉडीगार्ड बनने की कोशिश करते हो? ये सुन शौर्य इससे पहले कि उसे कुछ जवाब दे पाता कि तभी उसका फोन बज पड़ा। दूसरी तरफ अरमान इस वक्त आयशा के कमरे में ही था। उसने अपने बदन पर केवल एक कर टावल लपेट रखी थी और वो उसे कमरे की खिड़की के पास खड़ा था। तो वहीं उसकी नज़र बिस्तर पर सुकून से लेटी आयशा के चेहरे पर टिकी हुई थी, जिसकी आंखें बंद थी और शायद वो सो रही थी। उसे देखते हुए अरमान ने किसी को कॉल लगाया और दूसरी तरफ से वो कॉल किसी और ने नहीं बल्कि शौर्य ने पिक किया। कहाँ है वो? अरमान ने छूटते ही सवाल किया। तो वहीं दूसरी तरफ शौर्य ने गुस्से में सुहाना को घूरते हुए कहा, आने को राजी नहीं तो लगाओ कान के नीचे एक थप्पड़, पर अभी इसी वक्त उसे वहां से लेकर निकलो। अरमान की आवाज गर्म हो चली थी। इधर शौर्य ने कहा, डोंट वरी, आई विल मैनेज। ये कहते ही उसने सुहाना को घूरते हुए फोन कट कर दिया और कहा, आखिरी बार कह रहा हूँ, चलो यहाँ से। मैं भी आखिरी बार कह रही हूँ, नहीं जाऊंगी। जो उखाड़ना है उखाड़ लो। ना मैं तुमसे डरती हूँ और ना ही अरमान मलिक से। ये कहते ही सुहाना जैसे ही पलटकर जाने को हुई कि तभी पीछे से शौर्य ने एक झटके में उसे उठाकर होने कंधे पर टांग लिया और सुहाना उसकी इस हरकत पर दंग रह गई। वो बुरी तरह अपने हाथ पैर चलाने लगी, जिनसे शौर्य को घंटा फर्क ना पड़ा। तुम उन लड़कों को ढेर आसानी से कर सकती हो सुहाना, पर मुझे नहीं। ये कहते ही शौर्य एफर्टलेसली सुहाना को अपने कंधों पर टांगे ले गया। शौर्य खुराना, आई किल यू, सुहाना गुस्से में चिल्लाती रह गई, पर शौर्य को कुछ असर ना हुआ। अंडरस्को। अगली सुबह मलिक मेंशन। आयशा की आंख खुली, उसका सिर भारी हो रहा था। वो अपना सिर पकड़ते हुए बिस्तर से उठ बैठी कि तभी अपने ठीक सामने अरमान को बैठा देख वो डर उठी। अरमान ने उसके बिखरे हुए बालों को कान के पीछे सरकाते हुए कहा, चलें। ये सुन आयशा के चेहरे के भाव बदल गए। कहाँ दिखाता हूँ। ये कहते ही अरमान ने एक झटके में उसके बदन से चादर हटा दी। कंटिन्यू। दोनों के बदन एक दूसरे से चिपक चुके थे। कुछ समय बाद अरमान और आयशा एक बार फिर प्रैक्टिस सेशन के लिए बेसमेंट में आ चुके थे। आयशा ने इस वक्त स्पोर्ट्स वेयर पहन रखे थे, तो वहीं अरमान ने एक ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई थी। आयशा चुपचाप एक जगह खड़ी थी कि तभी अरमान आयशा के करीब आकर उसके कानों में बोला, शुरू करें। उसे अचानक से अपने इतने करीब देख आयशा सकपका गई और तुरंत उसने अपने 2 कदम पीछे लिए। इधर अरमान चुपचाप खड़ा होकर उसकी हर एक हरकत को देखता रहा और फिर उसने कहा, लेट्स स्टार्ट इट। जहां से सब खत्म हुआ था शुरू भी वहीं से करेंगे। बीच में काफी कुछ ऐसा हुआ जो मुझे वक्त नहीं मिला तुम्हें सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए, बट फ्रॉम नाउ वील डू इट एवरी डे। हम। आयशा ने इस पर अपनी गर्दन हिला दी। वो खुद ये सेल्फ डिफेंस इस बार सीखना चाहती थी। जिसके पीछे की क्या वजह थी, इस बात का इल्म तो केवल हमेशा को ही था। अरमान उसे सब कुछ बारीकी से सिखाने लगा। आयशा ने ध्यान से अरमान की ओर देखा जब वो उसे पंचिंग और किकिंग की बुनियादी तकनीकें सिखा रहा था। अरमान ने उसे बताया कि कैसे अपने हाथों की मूवमेंट से बैलेंस बनाए रखना है और कैसे अपोजिट सिचुएशन में खुद को बचाना है। हमेशा अपने घुटने हल्के झुके रखो ताकि तुम आसानी से मूव कर सको, अरमान ने समझाया। आयशा भी उसकी बातों को सीरियसली से सुन रही थी। जैसे जैसे प्रैक्टिस सेशन आगे बढ़ा, आयशा के मूवमेंट्स में सुधार होता गया। वो जल्दी से सीख रही थी और हर एक नए मूव को बड़े ध्यान से रिपीट कर रही थी। अरमान देख सकता था कि पिछली बार की तुलना में आज आयशा कितनी फोकस्ड है। जबकि पिछली दफा जब उन्होंने इस सेशन की बस शुरुआत मात्र की थी, तब आयशा का ध्यान प्रैक्टिस से ज्यादा अरमान पर रहा करता था। गुड। अब तुम्हें ये फील करने की जरूरत है कि तुम्हारी बॉडी और माइंड एक साथ कैसे काम करते हैं। ये सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल भी है, अरमान ने कहा। अगले कुछ घंटे वे दोनों अलग अलग तकनीकों पर काम करते रहे, जैसे कि कैसे किसी अटैक को ब्लॉक करना है, कैसे रिएक्ट करना है और कैसे किसी भी सिचुएशन में खुद को सेफ रखना है। आयशा को ये सब काफी कॉन्फिडेंस दे रहा था कि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकती है। नाउ किक मी, अरमान ने एक उसे आगे ऑर्डर दिया। क्या? आयशा हैरान हुई। किक मी आयशा, सपोज मैं तुमसे जबरदस्ती करने जा रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे। ये कहते ही अरमान ने आयशा की कलाई को खींचकर उसकी पीठ से लागा। आह, आयशा की सिसकी निकल गई। दर्द हो रहा है।
तो इस दर्द से खुद को आजाद करवाओ। ये कहते ही अरमान ने अपनी पकड़ आयशा के हाथा पर और अधिक मजबूत कर दी। आयशा का चेहरा दर्द से भर गया, लेकिन उसकी आंखों में डर की बजाय एक ठानी हुई झलक दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि आज वो अरमान के आगे हारना नहीं चाहती है। आयशा ने एक गहरी सांस लेते हुए तुरंत खुद को संभाला और अरमान की पकड़ से छूटने के लिए पीछे की तरफ एक जोरदार किक मारी। अरमान, जो पहले से ही इस पल के लिए तैयार था, ने खुद को थोड़ा सा आगे झुकाया ताकि किक उसे ना लगे। आयशा का मूव एकदम परफेक्ट रहा, जिसे देखने के बाद अरमान ने खुद आयशा का हौंद छोड़ दिया। आयशा के चेहरे पर एक राहत देखी जा सकती थी। वो समझ चुकी थी कि ये प्रैक्टिस सिर्फ फिजिकल नहीं थी, बल्कि इसका मानसिक पहलू भी उतना ही जरूरी था। इसके बाद अरमान ने आयशा को तरह तरह के डिफेंसिव मूव्स सिखाए, जैसे कि अगर कोई उन्हें पीछे से पकड़े तो कैसे रिएक्ट करना है। उसने आयशा को घुटने का यूज करते हुए अटैक करना और झुकाव करते हुए खुद को बचाना सिखाया। जब भी तुम्हें लगे कि खतरा है, तुम्हारा पहला रिएक्शन खुद को सेफ रखने का होना चाहिए। याद रखो, जितनी तेजी से तुम रिएक्ट करोगी, उतनी ही तेजी से तुम उन हालातों से बाहर आ पाओगी। ये कहकर अरमान की पकड़ आयशा के जिस्म से ढीली हुई। तो वहीं आयशा अब तुरंत अरमान से दूर खड़ी होने को हुई, पर इससे पहले कि वो अरमान से दूर होती कि तभी अरमान ने पीछे से ही उसकी बाजुओं को पकड़कर खुद के करीब खींच लिया, जिससे आयशा की पीठ सीधे अरमान के सीने से जा लगी। आयशा की सांसें तेज हो गईं, चेहरा पहले से ही पसीने में भींगा हुआ था। दोनों के बदन एक दूसरे से चिपक चुके थे कि तभी अरमान ने उसकी गर्दन पर अपनी उंगलियां चलाई, जिनकी सनसनी आयशा से बर्दाश्त ना हुई और उसने कसके अपनी आंखें बंद कर ली। अरमान काफी सिडिक्टिवली आयशा की गर्दन पर अपनी उंगली सहला रहा था, जिससे आयशा के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। अरमान की उंगलियों की हल्की छून आयशा के गर्दन पर मानो बिजली की तरह दौड़ गई। उसके शरीर में एक सिहरन सी हुई और वो अपनी आंखें मूंदे हुए उस एहसास को महसूस करने लगी। आयशा ने गहरी सांस ली और अनजाने में ही अपने आप को उस पल में खो दिया। इधर अरमान धीरे से उसके कान के पास अपने होठों को लाया और फुसफुसाया, जान, यही तो मैं चाहता था कि तुम सीखो। हमेशा अपने आप को तैयार रखो, क्योंकि कभी भी हालात बदल सकते हैं। इस बार अरमान की आवाज में एक अजीब सा लहजा था, जिसे सुन आयशा का दिल ठंडा पड़ गया। आयशा ने एक झटके में अपनी आंखें खोली और पलटकर अरमान की आंखों में देखा। अरमान की आंखों में क्या था, ये बता पाना तो किसी के लिए भी आसान नहीं कि तभी अरमान ने अपना हाथ आयशा की कमर में लपेटा और उसे खुद के बेहद करीब खींच लिया। उनके बीच की दूरियां अब न के बराबर रह गई थी। अरमान खामोशी से उसका कुछ लम्हों तक उसका चेहरा निहारता रहा कि तभी अरमान ने कहा, चले अब। अरमान का रवैया कुछ ऐसा था कि आयशा को ना चाहते हुए भी एक अजीब सा डर सता रहा था। उसने धीरे से अपना थूक निगल लिया और कहा, चलिए। ये कहकर आयशा जैसे ही अरमान से दूर होने को हुई कि तभी अरमान ने एक झटके में आयशा को अपनी गोद में उठा लिया। आयशा ने अरमान की इस हरकत को देख कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? हम घर में हैं, कोई ऐसे देख लेगा तो क्या सोचेगा? जिसे सोचना है सोचने दो, मुझे किसी की भी सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरमान ने अपने चिर परिचित बेबाकी भरे अंदाज में कहा, आपको नहीं, पर मुझे फर्क पड़ता है। प्लीज छोड़िए मुझे। आयशा ने एक दफा फिर कोशिश की कि तभी अरमान सामने देखते हुए बिना रुके एकदम ठंडी आवाज में बोला, एक दफा और तुम अपने ये शब्द रिपीट करो और फिर देखो मैं क्या करता हूँ। ये कहते ही अरमान ने अपनी अच्छी नजर आयशा पर डाली तो वहीं आयशा उसके शब्दों को सुन सकपका गई। अंडरस्को बनारस। यहाँ रंजीत को ढूंढने के हर मुमकिन कोशिश चल रही थी, लेकिन उनका कहीं किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ माया और अभय के रिश्ते में हद से ज्यादा दूरियां आ चुकी थी। अभय माया से बात तक नहीं करता था और माया अपनी तरफ से कोई कोशिश भी नहीं करना चाहती थी। आज सुबह एक दफा फिर अभय उसे अनदेखा कर कमरे से बाहर जाने लगा कि तभी पीछे से माया ने अपनी रूंधी आवाज में कहा, कब तक बात नहीं करेंगे आप मुझसे? ये सुन अभय के कदम एक जगह रुक की तभी वो धीरे से बढ़ा और उसने माया की आंखों में देख एक शब्द पर जोर देकर कहा, जब तक मुझे असली माया की हकीकत पता नहीं चल जाती। ये कहते ही अभय अपनी जलती निगाहों के साथ तुरंत उसे कमरे से बाहर चला गया। तो वही माया पीछे ठगी सी खड़ी रह गई और उसने धीरे से खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, माया हकीकत जान ली तो अपनी मोहतरमा को आप भूल जाएंगे। ये कहते ही माया की आवाज छलक उठी। एक गहरा राज दफन था सीने में, जो किसी भी दिन बाहर आ सकता था। अंडरस्को बैंगलोर। देखते ही देखते एक महीना तक गुजर चुका था। अरमान ने एक दिन भी नहीं छोड़ा था जब उसने आयशा को ट्रेन ना किया हो। आयशा भी पूरी तरह से फोकस थी इस सेशन पर और उसने इस वक्त तक काफी कुछ सीख भी लिया था। इस दौरान अरमान एक दफा भी उसके करीब न आया और आयशा भी हर मुमकिन कोशिश करती थी कि वो उसके नजदीक न आ सके। कॉलेज खत्म कर वो घर आ चुके थी। आयशा के चेहरे की वो पुरानी चमक अब कहीं गायब सी हो गई थी।
अपने कमरे में आकर वो सीधा वॉशरूम में शावर लेने चली गई। कुछ देर बाद वो शावर लेकर बाहर आए और सीधे ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर खड़ी हो गई। वो खामोशी से अपना चेहरा देखने लगी। उसकी आंखें लाल थी, जिन्हें देखकर ही बताया जा सकता था कि वो रोई है, और ये आंसू सिर्फ और सिर्फ अरमान के लिए थे। वो अरमान जिससे उसने इस हद रखा मोहब्बत की। पर इसके बावजूद। खैर, आयशा ने अपने आंसू पोंछे और फिर ढीले पड़ चुके शरीर के साथ कब्र से अपनी माँ की उन पुरानी यादों को निकलने लगी। हर चीजों को देखते हुए उसकी आंखों में नमी आ रही थी। कुछ इसी तरह आयशा के हाथों में आखिरकार वो लॉकेट लगा जो सारिका ने उसे उसके 16वें जन्मदिन पर दिया था। उस लॉकेट को आयशा चुपचाप देखती रही। उसके दिमाग में अब भी सारिका के कहे हुए शब्द छपे थे जब उन्होंने कहा था कि इस लॉकेट को वो कभी खुद से दूर ना करे। आयशा ने धीरे से उस लॉकेट को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। इधर बना जाने कैसे आयशा के हाथ से वो लॉकेट छूटकर जमीन पर जा गिरा। कुछ पल के लिए वो थम गई, पर फिर उसने धीरे से वो लॉकेट दोबारा अपने हाथों में उठाया। पहले तो आयशा का लहजा बिल्कुल सामान्य था, पर तभी अचानक से उसने उस लॉकेट में कुछ ऐसा महसूस किया जिस पर उसने आज तक कभी ध्यान ना दिया। आयशा हैरानी के साथ हो उसे लॉकेट को आगे पीछे देखे जा रहा थी। और उसी पल भर में उसकी नजरों के सामने उस लॉकेट के पीछे छिपी एक ऐसी सच्चाई बाहर आई जिसे देख आयशा के शरीर कांप उठा और चेहरा पसीने के मारे लिथपथ हो गया। एक हफ्ता गुजर चुका था। 4 जिंदगियां ऐसे पड़ाव पर आ चुकी थी जहां सिर्फ और सिर्फ बिखरना लिखा था। बनारस। शाम का वक्त था। माया अपने कमरे में आ रही थी कि तभी रास्ते में उसे महिमा आती हुई दिखाई दी। महिमा से उसकी बातें लगभग बंद ही हो चुकी थी, और ये माया ने नहीं बल्कि खुद महिमा ने किया था, क्योंकि वो माया की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। इधर माया ने उनको एक नजर देखा तो वही महिमा उसे देख गुस्से में आग बबूला हो गई और सीधा उसके पास जाकर बोली, मेरी दुनिया में आग लगाकर तुम खुश हो ना माया। माया का दिल भर आया। उसने महिमा को समझाने के लिए कुछ बोलना चाहा ही था कि तभी महिमा ने उसे अपना हाथ दिखाकर रोक दिया और कहा, मेरी नजरों के सामने भी मत आया करो, क्योंकि मेरा दिल करता है कि तुम्हें मार डालूं। ये कहते ही महिमा वहां से चली गई। वही माया उनके शब्द सुन हैरान रह गई। वो इस बात से हैरान ज्यादा हुई थी कि महिमा के दिल में उसके लिए इस कदर नफरत भर चुकी है। हालांकि महिमा को पूरी तरह से गलत बताना सही नहीं होगा, क्योंकि उनकी नजरों में अभी इस बात की पट्टी बंधी थी कि रंजीत कहीं ना कहीं सही है और माया ने उन्हें जानबूझकर फंसाया है। जबकि सच्चाई तो उन्हें खुद अभी मालूम नहीं थी और पढ़ भी नहीं सकती थी जब तक माया के पास रंजीत को गलत साबित करने के सारे सबूत न आ जाए। खैर, महिमा की हालत पर माया को बेहद दया आती थी, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। माया एक गहरी सांस लेकर अपने कमरे में वापस लौटी और अंदर आकर वो सीधा अपना सिर पकड़कर बिस्तर पर बैठ गई। पिछले चंद दिनों से उसकी जिंदगी इतनी परेशान हो गई थी कि उसे सांस तक लेने की फुर्सत नहीं मिलती थी। और सबसे ज्यादा इस समय उसे अभय का बर्ताव खल रहा था, क्योंकि वो उससे बात तक करने को राजी नहीं था और माया जानती थी कि अभय के गुस्से की वजह वो खुद है, लेकिन वो अब चारों तरफ से इस कदर फंस चुकी थी कि चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। कि तभी अचानक से माया का फोन बज उठा। माया जो अपना सिर पकड़े आंख बंद किए बैठी थी, वो अचानक से फोन की आवाज सुन चेहूक उठी। उसने पहले एक गहरी सांस ली, जिसके बाद फोन उठाया तो देखा उसमें कुछ मैसेज पड़े हैं। उन मैसेज को खोलकर माया उन्हें चेक करने लगी और जैसे जैसे माया उन मैसेज को देखे जा रही थी वैसे वैसे उसके चेहरे के होश उड़ते जा रहे थे। कि तभी अचानक से माया की आंखें फटी की फटी रह गई और वो बरबस ही बिस्तर से उठ खड़ी हुई और उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, नहीं। माया की आंखें हैरानी के बारे में फैल चुकी थी। ऐसा नहीं हो सकता। पहले तो माया को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर वो करे तो करे क्या। कि तभी उसने अपने काम रहे हाथों के साथ किसी को कॉल लगाया। घंटी जाती रही पर कॉल रिसीव ना हुआ। माया का पूरा चेहरा पसीने में भीग चुका था और वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी, मानो उसकी जान ही निकाली जा रही हो। न जाने कितनी देर तक वो यूं ही पागलों की तरह फोन लगाती रही, लेकिन एक बार भी वो कॉल रिसीव ना हुई। कि तभी अचानक से माया ने वो फोन ही गुस्से में अपने सामने रखी ड्रेसिंग टेबल के ऊपर दे मारा, जिससे फोन सीधा कांच से जाकर टकरा गया और पल भर में कांच के टुकड़े टुकड़े हो गए और वो फोन टूटकर जमीन पर जा गिरा। माया बेतहाशा गुस्से में चीख उठी, आह है। माया इस वक्त गुस्से में पागल हो चुकी थी और ना जाने क्या थी उसके इस क्रोध की वजह। अंडरस्को बैंगलोर। अगले दिन आयशा तैयार होकर अपने कॉलेज जाने के लिए बाहर निकली। वो इस वक्त कमरे से निकलकर नीचे आ ही पाई थी कि तभी उसे अचानक से पीछे से किसी की आवाज आई, आयशा। ये सुन अचानक से आयशा के चेहरे पर डर की लकीरें पड़ने लगी, मानो वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो और वो चीज किसी के सामने आ गई हो। आयशा ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई तो देखो वहां शरद खड़े थे। शरद आयशा के पास आकर बोले, आयशा, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? जूलिया बता रही थी कि पिछले कुछ दिनों से तुम परेशान हो।
ये सुन आयशा कुछ समय के लिए चुप रही और फिर उसने कहा, न नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना जरूर। शरद ने उसके सिर पर हाथ फेरा। आयशा ने चुपचाप अपना सिर हिला दिया। चलती हूँ, कहकर आयशा वहां से चली गई। बाहर आते ही कार में बैठकर अब जाकर उसने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर अपना सर पीछे सीट से टिका दिया। ड्राइवर ने कार शुरू की और कुछ ही पलों में वो कार वहां से रवाना हो गई। लगभग 15 मिनट बीत चुके थे। कार सही रास्ते पर आगे बढ़ जा रही थी कि तभी अचानक से उस कार ने यू टर्न ले लिया और ये चीज आयशा ने भी देख ली, पर न जाने क्यों उसने कुछ कहा नहीं। वो चुपचाप खामोश बैठी रही। वो जानती थी कि वो कार उसके कॉलेज के रास्ते नहीं जा रही है, पर ये जानते हुए भी उसने कुछ न कहा और खामोशी से अपना सिर विंडो से टिकाए बैठी रही। वो कार अपना रास्ता तय करती रही। लगभग 1 घंटे की देरी के बाद वह कार किसी पुरानी सी फैक्ट्री के आगे आकर रुकी। आयशा कुछ लम्हों तक उस फैक्ट्री को देखती रही कि तभी आगे बैठे ड्राइवर की आवाज आई, चलें। ये कहते ही ड्राइवर ने अपने चेहरे से मास्क उतार दिया और इसके बाद जो चेहरा सामने आया वो किसी और का नहीं बल्कि कबीर का था। कबीर कार से बाहर निकला और दूसरी तरफ आयशा भी बाहर आई। कबीर ने बेहद फुर्ती भरे लहजे में कहा, जल्दी करो आयशा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, किसी को भी शक की गुंजाइश नहीं दे सकते हम। ये सुन आयशा ने अपना सिर हिला दिया। हालांकि अंदर ही अंदर उसे बेहद डर भी लग रहा था उसे, क्योंकि वो कुछ ऐसा करने जा रही थी जिसके बारे में उसने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। कबीर और आयशा कुछ ही समय में फैक्ट्री के अंदर आते हैं। अंदर आयशा ने देखा कि वहां पहले से ही कुछ आदमी खड़े थे जिन्होंने फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे और वो सब इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर थे। उन्हें देख आयशा को घबराहट महसूस हुई, जिसे समझ एक सीनियर ऑफिसर उसके पास आकर बोले, डोंट वरी, तुम्हें हमसे डरने की जरूरत नहीं। डरना तो तुम्हें उससे चाहिए जिसके साथ तुम रहती हो। उस सीनियर ऑफिसर का सीधा इशारा अरमान की तरफ था, जिसे आयशा भी बखूबी समझ चुकी थी, पर वो चुप रही। तभी उसने बात बदलते हुए कहा, आपको जो चाहिए वो मेरे पास है। ये सुन वहां खड़े दूसरे ऑफिसर ने कहा, जानते हैं, इसीलिए तुम यहाँ बुलाई गई हो। कहकर उस ऑफिसर ने वहां खड़ी फीमेल ऑफिसर की ओर देख कुछ इशारा किया, जिसे समझ वो दोनों फीमेल ऑफिसर तुरंत आयशा के पास आए और उसे ऊपर से नीचे तक चेक करने लगी कि कहीं उसके पास कुछ गलत नहीं। जब वो संतुष्ट हो गए तब जाकर कबीर आगे आया और उसने आयशा से कहा, कहाँ है वो। ये सुन आयशा ने पहले तो अपना थूक निगल लिया और फिर एक घबराहट भरी नजर उसने सब पर डाली। ये देख कबीर ने कहा, डरो मत आयशा, कुछ नहीं होगा। ये सुन आयशा ने अपने कांप रहे लबों के साथ कहा, आपको मेरी शर्त याद है ना। ये सुन कबीर ने छूटते ही कहा, मुझे सब बखूबी याद है आयशा, कुछ नहीं भूला हूं मैं। इस पर आयशा ने कांपते हुए अपनी गर्दन हिला दी और अपना हाथ कांपते हुए अपने पर्स में डाला। अब तो मानो एक एक पल भारी पड़ रहा था कि तभी आयशा ने कुछ ही समय में उस पर्स से एक लॉकेट बाहर निकाला और ये वही लॉकेट था जिसे सारिका ने उसे दिया था। उस लॉकेट को देख आयशा का दिल भारी हो गया। उसने एक सरसरी नजर वहां खड़े सभी ऑफिसर्स पर डाली और फिर उस लॉकेट को खोल दिया। और इसी के साथ वहां खड़े सभी ऑफिसर्स की आंखें फटी रह गईं जब आयशा ने उस लॉकेट से एक चिप बाहर निकली। कंटिन्यूड। अरमान आयशा अलग नहीं होंगे, पर एक ऐसा मोड़ आएगा जब अरमान और अभय दोनों के जुनून की हद देखने को मिलेगी। इसलिए सब बेफिक्र रहो, और अरमान जैसा बंदा है वो कभी आयशा को खुद से दूर नहीं होने देगा। आयशा के लॉकेट के अंदर मौजूद चिप को देख कबीर और बाकी सभी ऑफिसर्स की आंखों में चमक आ गई। कबीर की आंखों में एक मुस्कान थी, विजयी मुस्कान, मानो आज उसने सब हासिल कर लिया हो, क्योंकि वो जानता था कि इस चिप के अंदर क्या है और ये क्या कर सकता है। कबीर ने तुरंत उस लॉकेट को लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया कि तभी आयशा ने एक ही झटके में अपना हाथ पीछे ले लिया। ये देख कबीर हैरानी के साथ आयशा को देखने लगा। इधर आयशा ने कहा, उम्मीद है आप अपनी शर्त नहीं भूले होंगे। मैं कोई शर्त नहीं भूला हूँ आयशा, मुझे सब बखूबी याद है, और होगा भी वही जो तुम चाहती हो, कबीर ने कहा। तभी सीनियर ऑफिसर ने कहा, और उम्मीदें तो हमें भी हैं आयशा कि तुम कोई चूक नहीं करोगी। आयशा ने एक गहरी सांस लेकर कहा, नहीं। आयशा का चेहरा बेहद मजबूत हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि अंदर ही अंदर उसने कोई बड़ा फैसला लिया है, एक ऐसा फैसला जो बहुत कुछ बदल कर रख सकता है। कुछ समय गुजर चुका था और इसी तरह कुछ मिनट और फिर घंटे। देखते ही देखते पूरा दिन गुजर गया। अंडरस्को मलिक मेंशन में शरद के चेहरे की हवाएं उड़ चुकी थी। शरद बार बार किसी को फोन लगाए जा रहे थे, तो वही उनके इर्द गिर्द कई आदमी खड़े थे जो कि काफी बिजी और परेशान लग रहे थे। शरद बार बार किसी ने किसी को फोन लगा रहे थे और चिल्लाए जा रहे थे कि तभी उन्होंने बेहद गुस्से भरी आवाज में फोन पर कहा, मुझे सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट चाहिए, वो भी 24 घंटे के अंदर अंदर। मुझे आयशा मेरे सामने चाहिए। ये कहते ही शरद ने गुस्से में फोन काट दिया और अपना सिर पकड़कर वही सोफे पर बैठ गए।
शरद का दिमाग खराब हो चुका था ये सोच सोच कर कि आखिर आयशा गई तो गई कहाँ, क्योंकि न तो वो कॉलेज पहुंची थी और न ही घर वापस आई। यहाँ से एकदम सही सलामत निकली थी वो, तो भला बीच में ऐसा क्या हुआ जो आयशा अचानक से गायब हो गई, और वो भी इतनी सिक्योरिटी के बावजूद। समझ नहीं आ रहा है कि हर बार आयशा के साथ ये सब क्यों हो रहा है। शरद गुस्से भरी आवाज में बोले। ऐसा लग रहा था कि वो गुस्से में सब कुछ तबाह कर डालेंगे, क्योंकि ये पहली दफा नहीं था जब आयशा के साथ कुछ ऐसा हुआ, और पिछली दफा जब आयशा गायब हुई थी तो वो बुरी हालत में ही पाई गई थी, इसलिए शरद का दिल बेहद धड़क रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ सुहाना इस वक्त आराम से सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ रही थी। उसने नीचे आकर जूलिया से बेफिक्री भरे अंदाज में कहा, मेरी ब्लैक कॉफी लाओ जूलिया। आयशा के गायब होने की खबर सुन भला जूलिया कैसे ना परेशान होती, पर वो सुहाना के इस ऑर्डर को सुनकर और उसके बेफिक्र लहजे को देखकर कुछ समय के लिए हैरान रह गई। वही जब सुहाना ने देखा कि जूलिया अब भी वही खड़ी है, ये देख वो गुस्से में बोली, तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा। जूलिया सकपका गई। ये यस सुहाना बेबी, ये कहते ही जूलिया वहां से चली गई। इधर सुहाना ने एक एप्पल आराम से अपने हाथों में उठाया और उसे खाते हुए वो शरद को देखने लगी। शरद का ध्यान इस वक्त बिल्कुल भी सुहाना पर नहीं था, बल्कि वो लगातार अपने आदमियों से बात किए जा रहे थे और किसी न किसी को फोन लगाने में व्यस्त थे। कि तभी सुहाना ने मन ही मन सोचते हुए कहा, इस बार तो मैंने भी नहीं कुछ किया, तो भला ये आयशा कहाँ गई। सुहाना शरद के पास आकर बोली, कैसी लड़की लाए हैं आप यहाँ डैड, हर बार गायब ही होती रहती है। इस वक्त शरद सुहाना से बहस करने के जरा भी मूड में नहीं थे। सुहाना, मैंने न ही तुमसे कोई मदद मांगी है और न ही सजेशन, इसलिए दूर रहो मुझसे, शरद ने बेहद गुस्से में कहा। मगर सुहाना को कोई फर्क न पड़ा, पिछले 1 महीने से भाई उसे सेल्फ डिफेंस सिखा रहे थे, इसके बावजूद वो मुसीबत में फंस गई। ये कहकर सुहाना कुछ पल के लिए खामोश हुई और फिर उसने कहा, वैसे हो सकता है कि अंदर सेल्फ डिफेंस की जगह कुछ और ही चलता हो, हम क्या जाने हैं ना। सुहाना, शरद चिल्ला उठे, काम डाउन डैड, गलत क्या कहा मैंने, आफ्टर ऑल दोनों कमिटेड हैं, और ये बात आप भी बखूबी जानते हैं कि आपका बेटा और बेटी। सुहाना अचानक से बोलते हुए रुक गई। नहीं नहीं, बेटी नहीं, होने वाली बहू, एक दूसरे से प्यार करते हैं तो कुछ कर भी लेंगे तो। SHUTUPPPPP, शरद अथाह क्रोध के साथ चीखे। अरमान सच कह रहा था, तुम्हें नादान समझते समझते मैं ये देख ही नहीं पाया कि तुम कितनी बदतमीज हो गई हो। क्या जरा भी होश है तुम्हें कि तुम किसके सामने क्या बोल रही हो। शरद ने कहा, सब जानती हूँ डैड, वेल, मुझे आपके और आपके बेटा बहू के मामले में उलझने का जरा भी शौक नहीं। मैं बदतमीज ही ठीक हूँ, एटलीस्ट उस बेवकूफ आयशा की तरह बुज़दिल नहीं, जो हर बार नई मुसीबतों को दावत देती रहती है। अपने तीखे शब्द कहते ही सुहाना शरद को घूरते हुए वहां से चली गई, और शरद उसे जाते देखते रहे। कि तभी अचानक से उनका फोन बज पड़ा, जिसकी आवाज सुन शरद एक बार फिर होश में आए। उन्होंने कॉल रिसीव किया और दूसरी तरफ से कुछ सुनने के बाद वो आग बबूला हो गए। मुझे ये कहने के लिए तुमने फोन किया है? हाँ, आखिरकार क्या रहे हो तुम सब, एक लड़की के बारे में पता नहीं कर पा रहे? कान खोलकर सुन लो, मुझे आयशा मेरे पास चाहिए, और वो भी सही सलामत। ये कहते ही शरद ने फोन काट दिया। आखिर अरमान है कहाँ? यहाँ इतना सब कुछ हो गया और उसकी तरफ से एक फोन तक नहीं आया। शरद ने बेहद आक्रोश में कहा। अंडरस्को अंडरस्को अंडरस्को। वहीं दूसरी तरफ रात हो चुकी थी। एक खाली ब्रिज के ऊपर कुछ गाड़ियों का काफिला आ रुका। ये नज़ारा काफी डार्क और डरा देने वाला था। गाड़ियों की आवाजें चुपचाप बस ब्रिज की सुस्ती में घुल गई। रात का साया गहराई में छिपा हुआ था, और सिर्फ गाड़ियों की हल्की लैंप सी रास्ते को रोशन कर रही थी। एक अजीब सी चिपलाह ब्रिज के चारों ओर बह रही थी। इस खाली ब्रिज की आवाज और नज़ारे में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई रहस्यमय शक्ति इसे अपने वश में कर रखी हो। गाड़ियों का काफिला वहां थम चुका था। कुछ समय तक वो सभी गाड़ियां खामोशी से खड़ी रही कि तभी अचानक से ब्रिज के दूसरे छोर से कुछ और गाड़ियों का शोर सुनाई दिया, और इसी के साथ कुछ और गाड़ियां वहां पहले से खड़ी हुई गाड़ियों के सामने आ रुकी। कुछ तो बड़ा होने वाला था यहाँ पर। थोड़ा वक्त बीत गया, पर कोई बाहर ना निकला। पर तभी ब्रिज के पहले छोर पर खड़ी एक गाड़ी का दरवाजा खुला, जिसमें से एक शख्स बाहर निकला। उस शख्स ने काले रंग का सूट पहना हुआ था। कुछ ही समय में दूसरे छोर पर खड़ी गाड़ी का भी दरवाजा खुला और उसमें से भी कुछ शख्स बाहर निकले। इसी तरह जरा से वक्त में ही दोनों से तरफ कई आदमी बाहर निकले और एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। कहाँ है? दूसरे छोर पर खड़े एक आदमी ने सवाल किया। पहले सबूत, फिर आदमी, उसके सामने खड़े शख्स ने जवाब दिया। ये सुन दूसरे आदमी ने अपने साथ की तरफ एक हाथ बढ़ाया कि तभी उसके साथी ने उसके हाथों में लैपटॉप पकड़ाया। उस लैपटॉप पर उसने अगले ही पल एक वीडियो चलाया।
वो वीडियो चलता रहा जिसे पूरा देखने के बाद उस आदमी ने लैपटॉप से एक पेन ड्राइव बाहर निकाली और फिर उसे अपने हाथों में पकड़कर कहा, सारे राज दफन है इसमें। तो वही ये सुनकर सामने खड़े शख्स ने अपनी गर्दन हिला दी और फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, बॉस, एवरीथिंग इज ऑल राइट। उस आदमी का इतना कहना भर ही था कि तभी अचानक से उसके पीछे खड़ी कार का दरवाजा खुला जिसमें से एक और शख्स बाहर निकला। उस शख्स के भारी लहजे को देख उन सबके चेहरे के भाव बदल गए और कुछ ही पलों में वो शख्स सामने आ खड़ा हुआ जो कि कोई और नहीं अरमान था। अरमान थोड़ी देर तक अपने सामने खड़े आदमियों को देखता रहा और फिर उसने एक चुटकी बजाकर कहा, बाहर निकालो। उसके ऑर्डर को सुनते ही कुछ ही लम्हों में वहां एक शख्स को लाया गया जो कि व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था और ये शख्स थे आयशा के पापा धनंजय मुखर्जी। धनंजय की आंखें बंद थीं, शायद बेहोश थे। उन्हें ठीक अरमान के किनारे लाकर खड़ा कर दिया गया और अब अरमान और धनंजय एक साथ खड़े थे। फर्क सिर्फ इतना था कि वो बेहोश थे और व्हीलचेयर पर मौजूद थे। वक्त में एक भारीपन सा आ गया, लेकिन अभी तो कई रात से पर्दा उठना बाकी था, क्योंकि अरमान के सामने खड़े उन आदमियों की कार में पीछे एक लड़की बैठी थी जिसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे क्योंकि एक तरफ उसकी मोहब्बत थी और दूसरी तरफ उसके पिता। और ये लड़की बेशक आयशा थी। आखिर क्या कयामत आने वाली थी इस रात को? इसका पर्दा भी इस रात ही उठना था। अरमान के पागलपन का आगाज तुझ पे बस हक है एक मेरा। रीड द फुल चैप्टर। आयशा की आंखों के सामने एक तरफ उसके पिता थे तो दूसरी तरफ उसका पति। उसकी आंखों में अनगिनत जज्बात और भावनाएं थी कि तभी उसके साथ बैठे एक शख्स ने कहा, तुम्हें खुद को संभालना होगा आयशा, बी स्ट्रॉन्ग। ये कहने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि कबीर था। कबीर के शब्दों को सुन आयशा ने एक गहरी सांस ली और वो अपने आंसू पोंछने लगी, लेकिन उसकी नजरें सामने ही टिकी हुई थी जहां से वो स्पष्ट अरमान को देखे जा रही थी। तो इधर अरमान का चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। उसके चेहरे को देखकर बता पाना मुश्किल था कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। कि तभी अरमान के सामने खड़े आदमी ने कहा, अब हमें इन्हें ले जाने दो। अरमान कुछ पलों तक खामोश खड़ा रहा और तभी उसने अचानक से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उसके हाथ को देख उसके सामने खड़ा आदमी कुछ समय तक उसे देखता रहा और फिर उसने अरमान के इशारे को समझकर वो पेनड्राइव उसके हाथों में रख दिया। उस पेनड्राइव के हाथ में आते ही अरमान ने अपने हाथ की मुट्ठियां कस ली और अपने आदमियों से कहा, जाने दो। ये कहकर अरमान मुड़ गया। उसने एक नजर धनंजय को देखा और फिर कुछ समय तक उन्हें देखता रहा मानो उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। इधर सामने खड़े आदमी ने बढ़कर धनंजय की व्हीलचेयर चेयर की कमान संभाली और उसे धीरे धीरे आगे ले जाने लगे। धनंजय जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे आयशा का अपने जज्बातों पर से काबू करना मुश्किल होता जा रहा था। इतने सालों बाद उसने अपने पिता को देखा था, जिन्हें पाने की उम्मीद उसने कभी की ही नहीं थी, क्योंकि हमेशा से उसे यही बताया गया था कि उसके पिता इस दुनिया में नहीं है, जबकि ये सरासर झूठ था और इस झूठ की हकीकत उसे आज पता चली जब उसने धनंजय को अपनी आंखों के सामने देखा और वो भी जिंदा। आयशा की आंखों से आंसू बेहिसाब बहने लगे और वो बेहद तड़प उठी कि कुछ ही पलों में धनंजय अब अरमान से रिहा होकर उन आदमी के पास आ चुके थे। उन्हें आराम से पहले एक कार में बिठाया गया और यहाँ अरमान जैसे ही लौटकर अपनी कार में वापस बैठने को हुआ कि तभी, रुक जाओ अरमान मलिक। इस आवाज को सुन अरमान के कदम जहां के तहां रुक गए, पर वो मुड़ा नहीं। तो वही पीछे खड़े एक आदमी ने अपनी भारी आवाज में कहा, इतनी आसानी से कैसे जाने दूं तुम्हें, जब इतनी मुश्किल से हाथ में लगे हो। और इससे पहले कि कोई कुछ भी समझ पाता कि तभी अचानक से उस आदमी ने एक चुटकी बजाई और इसी के साथ ये सन्नाटे से भरी रात पुलिस की सायरन की आवाज से गूंज उठी। ये देख अरमान के सभी आदमियों ने हैरानी के साथ इधर उधर देखा तो अपने सामने का नजारा देख वो हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया था। ये देख हर किसी की आंखें फैल गई सिवाय उनके जो विरोधी थे। सायरन की आवाज लगातार गूंजे जा रही थी, पर फर्क सिर्फ इतना था कि अरमान, वो अब भी बिना कुछ रिएक्ट खड़े खामोश खड़ा था। उसकी गर्दन झुकी हुई थी और चेहरे पर किसी भी तरह का लहजा नहीं था कि तभी उसे पीछे से मेरे से एक आदमी की आवाज आई, धमाकों का बहुत शौक है ना तुम्हें अरमान? तो अब बताओ कैसा लगा मेरा धमाका? ये कहते हैं उसके साथ खड़े वो सभी आदमी एक साथ हंस पड़े और तभी वो आगे बढ़ा और अरमान के ठीक पीछे आकर खड़े हो गया और उन्होंने कहा, आज आखिरकार अरमान मलिक की हार हुई। ऐसी हार जिससे तुम कभी नहीं बच पाओगे, कभी भी नहीं। उस आदमी के जबड़े कस और वो छूटते ही बोल उठा, यू आर अंडर ARRESTGANGSTER अरमान मलिक। उस आदमी के कहे ये शब्द वहां हर कोने में गूंज उठे। तो वही कोई और भी था जिसके होश हवा हो चुके थे ये शब्द सुन, और ये थी आयशा। उसकी आंखें फटी रह गई जब उसने ये सब देखा, क्योंकि उसे जरा भी अंदाजा नहीं था इस बात का कि अचानक से ऐसा कुछ होगा जिसके बारे में उसे बताया तक ना गया।
वो घबरा चुकी थी और भरभराते हुए उसने कबीर को देखा जो अपने चेहरे पर बेहद नफरत लिए सामने अरमान को देखे जा रहा था। आयशा ने डगमगाती आवाज में कहा, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? जवाब दो कबीर। कबीर खामोश बना रहा और उसने एक शब्द देखना बोला। वो अपनी आंखों में बेहद आगे लिए सामने केवल अरमान को देखे जा रहा था और यहाँ आयशा उस पर चिल्लाए जा रही थी, तुम्हें सुनाई दे रहा है कुछ? आखिर हो क्या रहा है ये? और क्यों? क्योंकि अरमान मलिक अब कैद होने वाला है। कबीर ने छूटते ही आयशा की आंखों में देख बेहद क्रोध भरी आवाज में कहा। उसके गुस्से को देख एक बार आयशा भी सहम गई। का कहना क्या चाहते हो तुम? आयशा की आवाज भर्रा गई। मतलब साफ है आयशा कि जो शख्स अब तक दूसरों की जिंदगी कैद करता आया है, अब उसके कैद होने की बारी आई है। कबीर ने नफरत के साथ कहा। क्या बकवास है ये? तुमने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया कबीर। आयशा बुरी तरह चिल्ला उठी। क्योंकि मैं जानता था कि अरमान को तुम कभी इतनी आसानी से गिरफ्तार नहीं होने दोगी। क्योंकि तुम अंधा प्यार जो करती हो उससे, ये जानने के बावजूद कि उसी अरमान मलिक ने इतने समय से तुम्हारे पिता को कैद कर रखा था। कबीर की आवाज भारी हो गई। तो वहीं इस दफा आयशा भी बौखला चुकी थी। उसने एक झटके में कबीर की कॉलर पकड़ ली और उस पर चीखते हुए बोली, ये सब खत्म हो जाने के बाद मैं खुद उनसे अपने सवालों का जवाब मांगती। और तुम्हें सच में लगता है कि अरमान सच कहता? वो आज तक केवल धोखे में रखता आया है तुम्हें आयशा। कबीर ने दांत पीसते हुए कहा। गलत। अरमान मलिक ने कभी झूठ नहीं कहा। और मैं इस बात की गवाह हूँ, उन्होंने भले ही घुमा फिरा के शब्द कहे हों पर कभी झूठ नहीं कहा। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारा दिमाग इतना मजबूत नहीं जो अरमान मलिक की सच को परख पाए। आयशा की आंखें इस वक्त आग उगल रही थीं। यानी तुम अब भी भरोसा करती हो उस पर? कबीर ने गुस्से में कहा। हाँ, तब तक जब तक मैं खुद उनसे अपने जवाब नहीं मांग लेती। ये कहते ही आयशा ने एक झटके में कबीर की कॉलर छोड़ी। जा रही हूँ मैं बाहर, देखती हूँ कैसे रोकते हो तुम मुझे। कहकर जैसे ही आयशा कार से बाहर निकलने को हुई उसी पल पीछे से कबीर ने उसकी कलाई थाम ली। आयशा जड़ रह गई। उसने अपने गर्दन घुमाकर चिंगारी के साथ कबीर को देखा। तुम कहीं नहीं जाओगी आयशा? कबीर ने दांत पीसते हुए कहा और आयशा उसके रवैये को देख स्तब्ध रह गई। इधर दूसरी तरफ अरमान को चारों तरफ से घेर लिया गया था। उसके पीछे खड़े आदमी ने कहा, तुम्हें क्या लगा था अरमान? सारे खेल सिर्फ तुम्हें ही खेलने आते हैं। अरे हाँ, सच कहा तूने इंस्पेक्टर, सारे खेल सिर्फ मुझे ही खेलने आते हैं। अचानक से अरमान की आवाज वहां गूंज उठी। और इसके बाद वो आहिस्ता से बेहद ही आराम भरे लहजे में आखिरकार मुड़ा। उसने अपने सामने खड़े इंस्पेक्टर को देखा और फिर उसे देखते हुए वो पीछे खड़ी कार के बोनट पर टिककर खड़ा हो गया और अपनी पॉकेट से एक सिगरेट निकालकर उसने सिगरेट को अपने होंठों के बीच फंसा लिया। सब लोग उसका ये रवैया देख हैरान रह गए थे क्योंकि वो सब जानते थे कि अरमान को चारों तरफ से घेर लिया गया है मगर इसके बावजूद वो ऐसे बर्ताव कर रहा था मानो कुछ हुआ ही ना हो। अरमान ने लाइटर से वो सिगरेट जलाए और फिर उसकी एक कश भरते हुए बोला, हाँ, क्या कह रहा था तू? मेरी हार हुई। ये कहते ही अरमान हंस पड़ा। और बिल्कुल पागलों और साइको की तरह हंस पड़ा। उसको हंसते देख उसके ठीक सामने खड़े ऑफिसर की सटक गई। उसने एक झटके में अपनी कमर पर खुर्सी बंदूक निकाली और उसे सीधा अरमान के माथे पर तान दिया। अरमान के होठों पर अभी भी मुस्कान बरकरार थी और वो एकटक अपने सामने खड़े हो उस ऑफिसर को देखता रहा कि तभी उस ऑफिसर ने दांत पीसते हुए कहा, आज तो तेरा एनकाउंटर करने का भी पूरा हक है मेरे पास। एक गोली चलाऊंगा ना, तेरी हंसी के साथ साथ भेजा भी उड़ जाएगा। ये सुन अरमान कुछ पलों तक मुस्कुराया और फिर अब उसके होंठों से मुस्कान गायब हो गई और वो अब बेहद खौफनाक लग रहा था। ऑफिसर ने अब भी बंदूक की नोक को अरमान के माथे पर लगा रखा था कि तभी अचानक से अरमान ने उस बंदूक की नोक को अपनी मुट्ठी में जकड़ा और उसे अपने माथे पर ठूंकते हुए कहा, चला गोली। उसके ये शब्द वहां गूंज उठे। तो वही वो ऑफिसर मुस्कुराते हुए बोला, अकड़ तेरी खत्म नहीं हुई ना? कोई बात नहीं, आज बात सिर्फ तेरी अकड़ बल्कि खुद तेरा भी अंत होगा। ये सुन अरमान ने अचानक से अपने हाथ हवा में फैलाए और किसी सनकी की तरह कहा, अरमान मलिक का अंत अब केवल सिर्फ एक शख्स के हाथों हो सकता है। और वो है मेरी जान। जहां उसके इन शब्दों को सुन वो ऑफिसर हैरान हुआ तो वहीं पीछे कार में कबीर से छूटने की जद्दोजहद में लगी आयशा के कानों में जैसे ही अरमान के कहे ये शब्द गए तो उसका पूरा शरीर हरकत करना बंद कर गया। वो एक जगह थमी रह गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और उसने अचानक से अपनी नजरें उठाकर सामने की ओर देखा और उसकी नजरें केवल अरमान पर जाकर टिक गईं। इधर अरमान ने उस ऑफिसर को देख कहा, क्या हुआ? समझ नहीं आया? रुक, मैं समझाता हूँ। ये कहकर अरमान खड़ा हुआ और उस सिगरेट की आखिरी कश लेते हुए उसने उस ऑफिसर की आंखों में देख बेहद भारी मगर धीमी आवाज में कहा, ये खेल मेरा है। और इस खेल में धमाका भी मेरा होगा और अंत भी वो होगा जो मैं चाहूंगा।
कहकर अरमान ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए अपनी उंगली में फंसी उस सिगरेट को देख कहा, धमाके के लिए तैयार है ऑफिसर। वो सभी ऑफिसर्स इससे पहले कि कुछ समझ पाते कि तभी उद्धरण चिन्ह 1.23 बूम। अरमान का इतना कहना भर था कि तभी वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट हुआ, लेकिन कुछ जला नहीं, बल्कि एक अजीब सी गैस वहां फैलने लगी। पूरा ब्रिज धुआं धुआं होने लगा कि अब किसी को देख पाना तक मुश्किल हो चुका था। शूट हिम, उस ऑफिसर ने बेहद गुस्से में अरमान को शूट करने का ऑर्डर दिया। हालांकि धुआं होने की वजह से किसी को कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था और वो सब सामने की तरफ शूट करने लगे, पर एक भी गोली का निशाना नहीं लगा। इधर कार में बैठे कबीर की आंखें फटी रह गईं। ये क्या हो गया? कबीर स्तब्ध रह गया। तो यहाँ इसी बात का फायदा उठाकर आयशा ने कबीर से अपना हाथ छुड़वा लिया और तुरंत वो बाहर की ओर भाग दी। आयशा, कबीर चिल्लाता रह गया, पर आयशा तब तक जा चुकी थी। इधर आयशा को भयानक धुएं में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी खांसी छूट गई। लगातार गोलियां चलती जा रही थी जिनकी आवाजों से आयशा कांप उठी। कि तभी अचानक से आयशा के लड़खड़ाते हुए कदम किसी चीज से टकरा गए और वो जैसे ही गिरने को हुई उसी पल किसी ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। वक्त जम गया और एक अजीब सा ठंडापन फैल गया। आयशा घबराई सी उन बाहों में झूली रही कि तभी उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और आंख खुलते ही जिस शख्स का चेहरा उसकी नजरों के सामने आया वो कोई और नहीं बल्कि अरमान था। आयशा की आंखें भर आई। वो दोनों बेहद करीब थे, इसलिए उस धुएं में भी एक दूसरे का चेहरा देख पक रहे थे। इधर अरमान ने बिना किसी लहजे के उसे सीधा खड़ा किया। इधर आयशा के हाथ अरमान के सीने पर उसकी शर्ट में जकड़े हुए थे। अरमान चंद पलों तक उसका चेहरा देखता रहा और फिर उसने आयशा के होंठों को सहलाते हुए कहा, धोखा पसंद नहीं मुझे, फिर उसे देने वाली मेरी जान ही क्यों ना हो। अरमान के मुंह से इन लफ्जों को सुन आयशा की रूह कांप उठी। तो वहीं अरमान ने मजबूती से उसके निचले होंठ को मसला और अपना चेहरा उसके चेहरे के बेहद करीब कर सनक और पागलपन की हर हद पार करते हुए कहा, मैं वापस आऊंगा जान, क्योंकि तेरे दर्द पे, तेरे जख्म पे बस हक है एक मेरा। और इसी के साथ आयशा इससे आगे कुछ भी समझ पाती कि तभी अरमान ने उसकी गर्दन की नस दबा दी, जिससे अगले ही आयशा उसकी बाहों में झूल गई। बेहोश, तुझ पे बस हक है एक मेरा, अपने मान के पास कोई हद नहीं। मान, ये एक नाम चीखते हुए आयशा बिस्तर से उठ बैठी। आयशा का चेहरा पसीने में पूरी तरह भीगा हुआ था और उसकी सांसें बेहद तेज थीं। चेहरे का हर एक रंग उड़ चुका था और ऐसा लग रहा था कि वो कोई भयानक सा सपना देखकर जागी हो। आयशा इस वक्त एक कमरे में मौजूद थी। उसके शरीर पर सफेद रंग की चादर उड़ी हुई थी और ये किसी हॉस्पिटल का एक कमरा लग रहा था। आयशा गहरी गहरी सांसें लिए जा रही थी और न जाने कितनी देर तक वो यूं ही डरे सहमे चेहरे के साथ बैठी रही, मानो उसे कुछ समझ ही ना आया हो कि आखिर अभी अभी हुआ क्या। कि इधर तभी अचानक से उस कमरे का दरवाजा खुला, जिसकी आवाज सुन अब जाकर आयशा होश में आए और तभी उसके कानों में किसी के शब्द पड़े, आयशा मैम, आपको होश आ गया। ये शब्द सुनते ही आयशा ने एक झटके में अपनी गर्दन उठाकर देखा तो पाया के सामने जुलिया खड़ी थी। जुलिया आयशा के पास आकर उसे देखते हुए एक गहरी सांस लेकर बोली, थैंक गॉड आपको होश आया। ये कहकर जुलिया डॉक्टर्स को आवाज लगाने लगी, डॉक्टर, डॉक्टर, नर्स। कुछ ही पलों में वहां कुछ नर्स और डॉक्टर आए। उन्होंने आयशा को होश में देख कहा, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? आयशा भला कुछ भी कहने की सुध में थी ही कहाँ। उसके दिमाग में तो बस अरमान के कहे वो शब्द गूंजे जा रहे थे, धोखा पसंद नहीं मुझे, फिर उसे देने वाली मेरी जान ही क्यों ना हो। मैं वापस आऊंगा आयशा, क्योंकि तेरे दर्द पे, तेरे जख्म पे बस हक है एक मेरा। मैं वापस आऊंगा आयशा, क्योंकि तेरे दर्द पे, तेरे जख्म पे बस हक है एक मेरा। ये वो चंद लफ्ज थे जिन्हें सुन आयशा का पूरा जिस्म सूना पड़ चुका था। डॉक्टर बार बार उसे कुछ न कुछ पूछे जा रहे थे, लेकिन आयशा को तो मानो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। कि तभी वहां खड़ी जूलिया ने आयशा के कंधों को हिलाते हुए कहा, आयशा मैम, जवाब दीजिए, कहाँ खोई हैं आप? ये सुन आयशा अचानक से चेहूक उठी। उसने कांपते हुए जूलिया को देखा और फिर वहां खड़े डॉक्टर्स को। वो ऐसे सबको देख रही थी मानो समझने की कोशिश कर रही हो कि आखिर वो कहाँ पर है और यहाँ आए तो आए कैसे। उसने उस पूरे कमरे में अपनी नजर डाली, जिसे देखकर ही वो समझ गई कि वो इस वक्त अस्पताल में है। कि तभी आयशा ने छूटते ही जूलिया को देख सवाल किया, ममान कहाँ है? आयशा के मुंह से अरमान का जिक्र सुन जूलिया के हाथ, जो आयशा के कंधे पर रखे थे, वो अचानक से ढीले पड़ गए। जूलिया के चेहरे पर अजीब से भाव हो गए हैं, पर आयशा बार बार उससे अरमान के बारे में पूछी जा रही थी। जवाब दो जूली, कहाँ है वो, और मैं यहाँ कैसे आई? इसी के साथ आयशा को धनंजय का ख्याल आया। उनका ख्याल आते ही आयशा का शरीर सुन्न पड़ गया। पापा, पापा कहाँ है? आखिर हो क्या रहा है ये सब? मुझे पापा के पास जाना है, उनकी जान खतरे में है।
आयशा पागलों की तरह बौखला उठी और बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगी। उसे इस तरह घबराता है देख वहां खड़ी जूलिया ने तुरंत उसे संभाला और बिस्तर पर लिटाते हुए जूलिया ने कहा, आयशा मैम, आप प्लीज शांत हो जाइए। जूलिया ने लाख दफा समझाने पर भी आयशा को इस वक्त कुछ भी होश ही नहीं था। वो पागलों की तरह हरकत कर रही थी और जबरदस्ती अपना हाथ उन लोगों से छूटाकर वो बिस्तर से खड़ी हुई और घबराते हुए बोली, मुझे पापा के पास जाना होगा। उन्हें जरूरत है मेरी। और मान, वो कहाँ है आखिर? मुझे उनसे बात करनी है। आयशा मैम रुक जाए प्लीज। पीछे से जूलिया और उन नर्स से उसे रोकने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए ही थे कि तभी उनके आगे चल रही आयशा के कदम बुरी तरह लड़खड़ा गए। वो जैसे ही गिरने को हुई इतने में अचानक से उसे किसी ने अपनी बाहों में संभाल लिया। कुछ पलों तक आयशा उस शख्स की बाहों में थमी रह गई और तभी अचानक से उसका दिल भारी हो गया और होंठों पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई। क्योंकि कहीं ना कहीं आयशा को इस बात का एहसास था कि उसे संभालने वाली ये बाहें हर बार की तरह अरमान की ही है। ये सोचते ही आयशा ने एक झटके में अपनी गर्दन ऊपर की ओर उठाए और अपने सामने आए चेहरे को जैसे ही उसने देखा तो मानो उसके चेहरे की चमक और होंठों की मुस्कुराहट पल भर में फाख्ता हो गई। क्योंकि इस दफा उसे संभालने वाली बाहें किसी और की नहीं, बल्कि कबीर की थीं। वहां अरमान की जगह कबीर को देख आयशा का दिल बिखर गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। इसी के साथ वो बेहद ही नफरत के साथ कबीर को देखने लगी और एक झटके में उससे दूर खड़ी हो गई। इधर जूलिया ने आयशा को आकर संभाला और कहा, आपको आराम की जरूरत है आयशा मैम, प्लीज बात मानिए मेरी। पर आयशा की नजरें सिर्फ और सिर्फ कबीर पर टिकी हुई थी और वो भी बेहद आक्रोश के साथ। मुझे आराम नहीं करना जूली, मुझे जाना है यहाँ से, मान के पास। आयशा ने ये शब्द एकटक कबीर की आंखों में घूरते हुए कहे। और जैसे ही वो वहां रह जाने को हुई कि तभी जूलिया फिर से उसके पीछे आई, आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? कहीं नहीं जा सकती हैं आप भी इस हालत में। उसी समय डॉक्टर और नर्स भी आए, प्लीज यहाँ पर कोऑपरेट कीजिए हमारे साथ। मैंने कहा ना मुझे नहीं रुकना यहाँ, जाने दो मुझे यहाँ से। आयशा इस बार बेहद ही गुस्से में चिल्ला उठ और अपना हाथ छुड़ाकर बौखलाते हुए वहां से जाने लगी। आयशा मैम प्लीज रुक जाए। जूलिया ने फिर से आयशा को रोकने की कोशिश की, पर आयशा के कदम कदम नहीं रुके कि तभी अचानक से उसके कानों में कबीर की आवाज पड़ी, तुम यहाँ 3 दिनों से बेहोश पड़ी थी आयशा। कबीर के मुंह से इन शब्दों को सुन आयशा के कदम जड़ रह गए। उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए जब उसने सुना कि वो 3 दिन से यहाँ बेहोश पड़ी है। वो रात, जिसे वो कल की ही बात समझ रही थी, उस रात को दिन हो गए। ये ख्याल आते ही आयशा ने एक झटके में मुड़कर कबीर को देखा। तो इधर कबीर ने आयशा के पास आकर कहा, 3 दिन से तुम यहाँ बेहोश पड़ी हो, और जानती हो इन 3 दिनों में क्या क्या हो चुका है? आयशा में तो अब कुछ भी कहने सुनने की हिम्मत ही नहीं बची थी। वो किसी मूर्ति की तरह खड़ी रह गई। उसके गालों पर आंखों से उतरा हुआ आंसू लौट गया और फिर उसने कांपते लबों के साथ कहा, क्या हुआ इन 3 दिनों में? ये सुन कुछ उसे देखते रहने के बाद कबीर ने अपने हाथ में एक रिमोट उठाया और कमरे में लगी टीवी को खोल दिया। इसी के साथ टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश हुई जो कि पिछले दिनों से लगातार सभी चैनल्स पर चल रही थी। मशहूर बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट शरद मलिक के बेटे अरमान मलिक पर लगे गंभीर आरोप। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि अरमान मलिक का अंडरवर्ल्ड से बहुत गहरा रिश्ता निकलकर सामने आया है। और ना सिर्फ ये, बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक सिंडिकेट में से एक एसकेएलएस से अरमान मलिक का कनेक्शंस की खबर सामने आई है। निया ने अभी सारी जानकारी अपने पास गुप्त रखी है, लेकिन इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो बहुत जल्द साबित हो जाएगा। फिलहाल बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी के दौरान अरमान मलिक फरार हो गया। तो क्या पुलिस उसे ढूंढ पाएगी, या फिर हमें इस डर में जीना होगा कि हमारे ही बीच हमसा ही दिखने वाला शख्स एक खतरनाक गैंगस्टर हो सकता है? फिलहाल शरद मलिक की तरफ से कोई भी ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया, लेकिन इसी के साथ कबीर ने टीवी बंद कर दी और अपनी नजरें घुमाकर आयशा की आंखों में देखा जो अब भी एकटक उस बंद पड़ी हुई टीवी को देखे जा रही थी। उसके चेहरे का हर नूर गायब हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि वो अब कुछ भी सुध-बुध में नहीं बची है। कि तभी उसके पैर जवाब दे गए और अगले ही पल वो घुटनों के बल जमीन पर जा गिरी। जूलिया तुरंत आयशा की ओर भागी और उसे संभालने लगी। आयशा मैम, आप अरमान मलिक फरार। अचानक से आयशा ने बेजान से लहजे में उस रिपोर्टर के कहे शब्दों को दोहराया और उसकी आंखें बेहिसाब छलक उठी। इस कदर जिनकी कोई हद नहीं। अंडरस्को बनारस। एक शख्स ने बेहद ही क्रोध के साथ अपने हाथ में पकड़ा हुआ फोन सामने ड्रेसिंग टेबल पर दे मारा, जिससे सारा कांच टूट गया और उसी टूटे कांच से उस शख्स की शक्ल दिखाई दे रही थी जो कि कोई और नहीं अभय था। अभय का चेहरा गुस्से में धधक रहा था और वो दांत पीसते हुए बोला, अरमान मलिक और फरार, इम्पॉसिबल।
अभय के जबड़े बुरी तरह कस गए और उसके हाथ की मुठ्ठियां तब जकड़ गईं। अरमान इतनी आसानी से कभी नहीं हार सकता। ये कहते ही अभय के चेहरे की नसें तन गईं। अब किस खेल को अपनी उंगलियों पर नचा रहे हो तुम अरमान मलिक? ये मैं जानकर रहूंगा। कंटिन्यूड। कल के एपिसोड में एक दिमाग हिला देने वाला सच सामने आएगा। हेलो गाइस, अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो चैनल पर 4000 कंप्लीट करवा दीजिए सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा कमेंट, लाइक और शेयर करिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हेडफोन दिल।